सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? बढ़िया। तो फोर्थ पेपर का आपके टेस्ट हो गया, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हिंदी वाले भाग को हम देख लेते हैं। शब्द युग्म से आपको प्रश्न पूछे गए हैं। दो शब्द दिए होते हैं और दोनों को आपके अर्थ लिखने होते हैं उनके। तो एक शब्द दिया हुआ है पहले प्रश्न में, अतल और अतुल। अतल माने जिसका तल नहीं है, ठीक है, माने गहरा। और अतुल माने होता है जिसे तोला नहीं जा सकता, जिसे तोला न जा सके, ठीक है। फिर शब्द है अनिष्ट और अनिष्ट। अनिष्ट का माने होता है बुरा। अनिष्ट का मतलब क्या होता है? बुरा। और अनिष्ट माने होता है निष्ठा रहित। निष्ठा रहित, जिसमें निष्ठा नहीं होती। फिर है अशित और अशित। पहला जो अशित है उसमें आपके दंते से आया, और दंते से वाले का अर्थ होता है काला। और दूसरा अशित है, इसका अर्थ होता है खाया हुआ, जिसमें आपके तालव्य से आया है। फिर शब्द है सर्ग और स्वर्ग। सर्ग का अर्थ होता है रचना या भाग, और स्वर्ग का अर्थ होता है देवलोक। क्या होता है भाई? देवलोक। फिर शब्द है आपके सामने सत्व और स्वत्व। सत्व का अर्थ होता है सार, और स्वत्व का अर्थ होता है अधिकार। संप्रति और संप्राप्ति। संप्रति का अर्थ होता है अब या अभी, और संप्राप्ति का अर्थ होता है प्राप्त हुआ। ठीक है। फिर शब्द है प्रोषित और प्रेक्षित। प्रोषित का अर्थ होता है प्रवास करने वाला, प्रवास करने वाला। और प्रेक्षित का मतलब होता है देखा हुआ। देखा हुआ, ठीक है। फिर शब्द है प्रांजल और प्रांजलि। प्रांजल का अर्थ होता है सरल या सुबोध, सुबोध। और प्रांजलि माने होता है हाथ जोड़े हुए। हाथ जोड़े हुए, जो हाथ जोड़े हुए उसे क्या कहते हैं? प्रांजलि। प्रे शब्द में अंजलि शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रे उपसर्ग में बलि का अर्थ होता है बलवान, और बलि माने होता है भेंट, ठीक है। फिर शब्द है आपके सामने दशन और दसन। दशन का अर्थ होता है आपके दांत, जिसमें तालव्य से है उसका अर्थ होता है दांत, और दशन का अर्थ होता है क्षय या नाश। फिर शब्द है नांदी और नंदी। नांदी माने होता है मंगलाचरण, मंगलाचरण। और नंदी भगवान शिव का वाहन। फिर शब्द है आपके सामने देव और देव। देव का अर्थ हो गया देवता, और देव शब्द का अर्थ हो गया भाग्य। फिर शब्द है आपके सामने तरणी और तरणी। तरणी का अर्थ होता है सूर्य, जिसमें छोटी ई है, और बड़ी ई जिसमें आती है तरणी में, उसका अर्थ हो जाता है आपके नाम। फिर शब्द है आपके तड़ाक और तड़ांग। तड़ाक का अर्थ होता है शीघ्र, और तड़ांग माने होता है तालाब। तड़ांग माने क्या होता है? तालाब।
फिर शब्द है आपके सामने घोष और घोष। घोष का अर्थ होता है गर्जन, और जिसमें आपके दंते से आया उसका अर्थ होता है बस्ती। ठीक है। फिर शब्द है आपके सामने खांसी और खांसी। खांसी का अर्थ होता है अच्छी, और खांसी एक रोग है, रोग विशेष। ठीक है। फिर शब्द है आपके सामने क्रांत और क्लांत। क्रांत का अर्थ होता है कुचला हुआ, कुचला हुआ, और क्लांत माने होता है थका हुआ। थका हुआ। फिर शब्द है आपके सामने कृमि और कर्मी। कृमि का अर्थ होता है कीड़ा, और कर्मी का अर्थ होता है कर्मचारी। फिर शब्द है आपके सामने कक्षा और कुक्षी। कक्षा का अर्थ होता है श्रेणी या दर्जा, और कुक्षी माने होता है कोख। अवदान और अवधान। अवदान का अर्थ होता है प्रशंसित कार्य, प्रशंसित कार्य, और अवधान का अर्थ होता है ध्यान, ध्यान या मनोयोग, ध्यान या मनोयोग। फिर शब्द है अनल और अनील। अनल का अर्थ होता है अग्नि या आग, आग या अग्नि, और अनील का अर्थ होता है हवा, वायु। ठीक है। एक शब्द है आपके सामने परीक्षा, एक है परीक्षा। परीक्षा का अर्थ होता है जांच, और परीक्षा माने होता है कीचड़। ठीक है। फिर शब्द है परिचालक और परिचारक। परिचालक बस कंडक्टर को कहते हैं, और परिचारक कहते हैं सेवक को, सेवक या भृत्य। प्रदीप और प्रतीप। प्रदीप का अर्थ होता है दीपक, और प्रतीप का मतलब होता है उल्टा। ठीक है। फिर शब्द है आपके सामने मद और मद्य। मद माने होता है अहंकार, घमंड, और मद्य माने मदिरा या शराब। फिर शब्द है मणि और मणि। मणि का अर्थ होता है एक रत्न विशेष, एक रत्न, और मणि माने होता है सर्प, सांप। ठीक है। व्यसन माने होता है बुरी लत, बुरी लत, और वसन माने होता है वस्त्र, कपड़ा। फिर शब्द है आपके सामने सीता और सीता। सीता कहते हैं मिस्त्री को, है ना, समकर, और सीता भगवान राम की पत्नी। सुरभि और सुरभि। सुरभि का अर्थ है जिसमें छोटा ई है, उसका अर्थ होता है गंध, और सुरभि माने जिसमें बड़ा ई है उसका होता है गाय। ठीक है। फिर शब्द है बाण और बाण। बाण का अर्थ होता है आदत, और बाण माने तीर,
ठीक है, ये 30 प्रश्न हो गए आपके। फिर आगे वाले देख लेते हैं। वाक्य शुद्धि से आपके प्रश्न पूछे गए। इसमें अशुद्ध वाक्य दिया जाता है और आपको शुद्ध करने के लिए कहा जाता है, या शुद्ध वाक्य दिया जाता है और आपको उसका ही शुद्ध रूप लिखना होता है। सूखे से भूख की समस्या खड़ी हो गई। भूख की समस्या नहीं होती भाई, ये आपके यहां गलत हो गया। ठीक है, भूखमरी की समस्या। भूखमरी की समस्या। बाकी जैसा है वैसा आ जाएगा। वह उसका चश्मा भूल गया। वह उसका चश्मा भूल गया, उसका नहीं आएगा, यहां क्या आएगा? अपना। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है इसमें, अपना। फिर शब्द है आपके वाक्य, रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं। कढ़ाई के रेशमी धागे नहीं होते, धागे होते हैं वे रेशम के होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्रम संबंधी अशुद्धि है। पूरा वाक्य लिख लेते हैं। कढ़ाई के रेशमी धागे उत्तम होते हैं। उत्तम होते हैं। ठीक है, व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंताजनक है। चिंताजनक नहीं होता भाई, ठीक है, चिंतनीय है। चिंतनीय होगा। ठीक है, व्याकरण के साथ चिंतनीय आ जाएगा। उसको घमंडी कहकर पुकारना जातती होगा। कहकर पुकारना अनावश्यक शब्द है, यहां पर कहना हो जाएगा। ठीक है, उसको घमंडी कहना जातती होगा। ठीक है, इस चिट्ठी में जो भी कहा है झूठ है। चिट्ठी में कहा नहीं जाता भाई, लिखा जाता है। लिखा है। फिर आगे समान आ जाएगा जैसे लिखा है। गांधी जी को भुलाया नहीं जा सकता। भुलाया नहीं, भूला नहीं जा सकता। भूला नहीं जा सकता। वह बस के साथ ही यात्रा कर रहा है। बस के साथ नहीं, बस से यात्रा होती है भाई। बस से यात्रा कर रहा है। ठीक है, कारक संबंधी शुद्ध है। यह पानी का कुआं कैसे सूख गया। कुआं पानी का ही होता है, तो यहां लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। यह कुआं कैसे सूख गया, यह आपके शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, यह हटा दिए। कुएं में कौन पानी भर रहा है। कुएं में कोई पानी नहीं भरता, कुएं पर पानी भरता है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा पर। कुएं पर कौन पानी भर रहा है। भारत के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। भारत के भूगोल की, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। खरीदनी है। ठीक है, उन्होंने बंदूक चलाना सीख रखी है। सीख रखी नहीं होता, सीख रखा है। रखा है। इन हालातों में चुनाव संभव नहीं है। इन हालात में, इन हालात में, आगे वैसा का वैसा ही आ जाएगा। इन हालात में चुनाव संभव नहीं है। उपरोक्त कथन सही नहीं है। उपरोक्त नहीं होता भाई, उपर्युक्त होता है। ठीक है, ऊपरी प्लस उक्त शब्द से बना हुआ शब्द है। अपराधी और निरपराधी में अंतर होना चाहिए। निरपराधी नहीं होता भाई, निरपराध होता है। निरपराध होता है। ठीक है, मैंने मेरा काम कर दिया है, अब तुम भी तुम्हारा काम कर लो।
मैंने अपना काम कर लिया और तुम भी अपना काम कर लो। सर्वनाम संबंधी शुद्ध है। रविवार के दिन तो सभी कार्यालयों में अवकाश होता है। रविवार का दिन ही होता है, लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। रविवार के दिन, रविवार को लिख दो सीधा, ठीक है। रविवार को सभी कार्यालयों में अवकाश होता है। शौचालय साफ स्वच्छ रहने चाहिए, लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ स्वच्छ को हटा दीजिए, दो शब्दों के साथ आवश्यकता नहीं है। शौचालय साफ या स्वच्छ इसमें आ जाएगा आपके कोष्ठक में, स्वच्छ रहने चाहिए, ठीक है। फिर शब्द है आपके, दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। तोपों से ही गोले निकलते हैं, तो ये आपके अनावश्यक हो गया। दुश्मन ने तोपों से आक्रमण किया, इसको हटा देंगे, बाकी पूरा लिख देंगे है जैसा के जैसा, और ये शुद्ध हो जाएगा। वह बालक जन्मते ही मर गया। जन्म लेते ही, जन्मते ही नहीं होता भाई, जन्म लेते ही, जन्म लेते ही मर गया, ठीक है। मुझे उसकी आंख का आंसू देखा नहीं जाता। एक तो वचन संबंधी अशुद्धि है, ठीक है, मुझे नहीं, मुझसे, मुझसे उसकी आंख नहीं भाई, आंखों होता है, ठीक है, बहुवचन में आता है। आंखों का, आंखों के हो जाएगा भैया ना, आंखों के आंसू देखे नहीं जाते, देखे नहीं जाते, ठीक है। साहब ने बोला तो मैंने हंस दिया। आदेश नहीं हो सकता, साहब बोले, तो मैंने के स्थान पर मैं हंस दिया, हंस दिया, ठीक है। फिर आपके वाक्य है, लड़के के हाथ से भेज देना। हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है, लड़के के हाथ भेज देना, लड़के के हाथ भेज देना, यह आपके शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आपने यहां पधार कर हम पर बड़ा उपकार किया। हम पर नहीं भाई, हमारा बड़ा उपकार किया। आपने यहां पधार कर हमारा बड़ा उपकार किया, यह शुद्ध वाक्य हो जाएगा भाई, ठीक है। अगले 2 दिनों में मंत्रियों से जो बात चल रही है उसका निपटारा हो जाएगा। क्रम संबंधी अशुद्धि है इसमें, वाक्य शुरू होगा यहां से, मंत्रियों से जो बात चल रही है, मंत्रियों से जो बात चल रही है उसका निपटारा दो दिन में हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। एक पानी का गिलास लाओ। पानी एक नहीं होता भाई, गिलास एक होता है, ठीक है। पानी का एक ही गिलास होगा।
ठीक है। मेरा नाम श्री मोहन जी है, अपने नाम के आगे कौन श्री और जी लगाता है भाई? मेरा नाम मोहन है। मोहन है। शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। पहले तो सर्वनाम बाद में आता है, पहले संज्ञा का प्रयोग होने के पश्चात शिकारी ने शेर पर गोली चलाई उसके स्थान पर वह आ जाएगा, वह बच निकला। ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। ये बड़ी है भाई, ठीक है। शिकारी ने शेर पर गोली चलाई पर वह बच निकला, यह इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। उज्जवल चरित्र के लिए मानसिक दृढ़ता आवश्यक है। उज्जवल शब्द गलत लिखा हुआ है भाई इसमें। उज्जवल में दोनों जय आधे आते हैं, उत प्लस ज्वल शब्द से यह शब्द बनता है। उससे भिड़ना तलवार की नोक पर चलना है। तलवार की नोक नहीं होती भाई, तलवार की धार होती है। तलवार की धार, धार पर चलना है, बाकी वैसा का वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, 60 प्रश्न हो गए हमारे। पल्लवन पूछा गया भाव विस्तार करने के लिए। अमृत नहीं अपमान से विष मान से पीना भला। कि अमृत अगर अपमान के साथ दिया जाए तो वह स्वीकार नहीं है, अगर विष मान के साथ सम्मान के साथ भी प्रस्तुत होता है तो वह स्वीकार है। इसका हमें भाव विस्तार करना होता है। भाव विस्तार की प्रक्रिया पर हमने पहले भी चर्चा की है क्लासों में, एक बार और देख लेते हैं। भाव विस्तार में करना क्या होता है, आपको पहले की जो 2-3 पंक्तियां होगी उसमें जो मूल सुक्ति है जो दी हुई है उसका आपको आज से स्पष्ट करना है। उसके पश्चात जो आगे आपको क्या करना है, उसको विस्तार देना है। जो सुक्ति दी हुई है, जो पंक्ति ऊपर दी गई है, उसका आपको विस्तार करना होता है। उसके पश्चात क्या करना है आपको, उसके पश्चात अगर इस सुक्ति से मिलती जुलती कोई दूसरे कवि के कोई भाव लिखे हुए हैं, कोई कवि की कविता की कोई पंक्तियां लिखी हुई है, तो उनको आप लिख सकते हो। फिर आपको कोई आगे सटीक कोई उदाहरण जो इनसे मिलता जुलता हो वह भी इनमें प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, कोई उदाहरण साथ में देना होता है। उदाहरण लिख सकते हो। ठीक है, और अंत में आपको भाव विस्तार की कोई अंतिम पंक्तियां लिखकर इसे समाप्त करना पड़ता है। फिर वही आपके भाव विस्तार से पूछा गया है। चंदन विष नहीं व्याप्त, चंदन विष व्यापे नहीं लिपट रहत भुजंग। कहने का इस पंक्ति का आशय क्या है कि भाई जो उच्च स्थिति प्राप्त जो लोग होते हैं वे कुसंगति में भी बिगड़ते नहीं है, उनका कुसंगति का असर उन पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो पहले के 1-2 वाक्यों में आपको 1-2 पंक्ति के अंदर इसका मूल जो आशय वह लिखना होता है। जैसे उपयुक्त पंक्तियों के अंदर भावार्थ है, उत्कृष्ट चरित्र वाले मनुष्य पर बुरी संगति का असर नहीं होता। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, भाव विस्तार के अंदर उस विचार को, जो मूल भाव है उसके विचार को आगे विस्तार देना है, उसके जो विचार है उसको आगे बढ़ाना होता है। उसके बाद में आप उससे संबंधित कोई कवि ने कोई पंक्तियां लिखी है पहले, तो उन पंक्तियों को आप इसमें उदाहरण के रूप में लिखना है। फिर कोई उदाहरण हो तो वह भी आपको लिखना होता है, और अंत में आपको समाप्ति पंक्तियों के साथ इसे समाप्त करना पड़ता है। भाषा पर जब आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी तभी ये प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप इसका अभ्यास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास से ये प्रश्न होने वाले हैं। जब हमारी क्लासें चलेगी तब हम यहाँ पर अभ्यास करवाएंगे इन प्रश्नों का,
और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे प्राप्त किए जाए, उन सब पर हम बड़े अच्छे से विचार करेंगे। अच्छा, विज्ञप्ति पूछी गई है आप में। विज्ञप्ति क्या होती है भाई? सरकार कोई सूचना आमजन को पहुंचाने के लिए इनका सहारा लिया करती है। आपको मध्य से शुरू करना होता है। इनमें सब में फॉर्मेट बहुत महत्वपूर्ण होता है। फॉर्मेट अगर आपको इसमें समझ आ गया तो बाकी ये प्रश्न कुछ भी नहीं है, इसको आराम से किया जा सकता है। जैसे राजस्थान सरकार कार्यालय का नाम आ गया, यह आपको मध्य से शुरू करना होता है। उसके पश्चात जो आपको बाईं तरफ है, बाईं तरफ में आपको पत्र क्रमांक, विभाग, प्रकोष्ठ, वर्ष और क्रम संख्या लिखनी होती है। उसके समानांतर ये आपको दिनांक लिख देनी है। फिर आपको विज्ञप्ति और विज्ञप्ति के नीचे आपको किससे संबंधित है उसके बारे में बताना है। और फिर 3, 4, 5 लाइनों के अंदर आपको इस विज्ञप्ति की पूरी जानकारी बतानी है। अंत में आपको क्या करना है? हस्ताक्षर जो लिख रहा है उसका, और फिर किस शाखा से लिखी जा रही है, किस विभाग से लिखी जा रही है, उस विभाग का नाम आ जाएगा पदनाम के बाद। ठीक है। उसके बाद निविदा पूछ गई आपसे। निविदा क्या होती है भाई? निविदा एक सूचना होती है जो सरकार भी जारी कर सकती है और गैर सरकारी जो प्रतिष्ठान होते हैं वह भी जारी कर सकते हैं। इनमें होता क्या है? इनमें यह होता है कि या तो कोई कार्य करवाना है, या कोई कार्य की, या तो कोई कार्य करवाना है, या किसी कार्य में क्या करना होता है आपको? कार्य करवाना है, या उसे आपको नीलाम करना है। उसे क्या करना है? नीलामी करनी है ना। कार्य की नीलामी करनी है, किसी सामान का आपूर्ति के लिए हो सकता है, या सामान की नीलामी से संबंधित हो सकता है। इसमें भी क्या है, इन सब में इसका प्रारूप है, जो फॉर्मेट है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। मध्य से शुरू होता है ये। फिर आपको बाईं तरफ इसके पत्र क्रमांक लिखना है, जो हम देखते आ रहे हैं सभी फॉर्मेट में अंदर, और फिर दिनांक लिख देनी है। बीच में आपको निविदा लिखनी है, और निविदा के अंदर हमेशा निविदा जो संख्या है इसका हमेशा आपको लिखना है। इसको हमेशा आपको ध्यान रखकर लिखना होता है। ठीक है। राज्यपाल महोदय, अच्छा, निविदा होती है जो 20 लाख से अगर अधिक होती है, जो सरकारी निविदाएं होती हैं 20 लाख से अधिक है उनमें अगर राशि, तो वह हमेशा ही राज्यपाल की अनुशंसा से होगी। ठीक है। गैर सरकारी अगर कोई प्रतिष्ठान है तो उन पर यह लागू नहीं होता है नियम। फिर आपको 3, 4, 5 लाइनों के अंदर इसकी मूल बात लिखनी है कि क्या काम है, या कोई नीलामी है, या कोई सामान की आपूर्ति से संबंधित यह है, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर आपको हमेशा जो कार्य है उस कार्य के बारे में एक सारणी के रूप में पूरा बताना होता है। सारणी बनानी होती है और उससे बताना होता है कि कार्य क्या है, उसमें अनुमानित राशि कितनी है, और उसमें धरोहर राशि कितनी है, निविदा शुल्क कितनी है, और कितने दिनों में यह काम होने वाला है। यह सभी आपको सारणी के माध्यम से बताना होता है कि सीधा इस पर ध्यान आकर्षित हो, इसलिए यह लिखा जाता है। ठीक है। पत्र क्रमांक और कार्य का विवरण लिख दिया। उसके पश्चात आपको संख्या, और फिर आपको अनुमानित राशि होती है। जो धरोहर राशि होती है वह अनुमानित राशि की लगभग 2% होती है। लगभग कितने प्रतिशत होती है? 2% होती है। तो अनुमानित राशि लिख दी। फिर आपको धरोहर राशि लिखनी है। उसके बाद में क्या लिखना है आपको? निविदा शुल्क, कि जो निविदा को आपको प्राप्त करने के लिए कितना शुल्क चुकाना पड़ेगा, और उसके पश्चात ये कार्य कितना दिनों में आपको समापन करना है उसके बारे में आपको लिखना होता है। और इधर क्या क्या कार्य है, उस कार्य से संबंधित आपको जो भी कार्य विवरण होगा वह आप क्रम लगाकर लिख दोगे। फिर उसके बाद हमेशा याद रखना है उसकी शर्तें आपको जरूर लिखनी है। निविदा के अंदर शर्तें हमेशा लिखनी होती है। ये सभी निविदा के अंदर लगभग समान होती है। फिक्स 5-7 लाइनें हैं, आपको याद करनी है और इन्हीं को छापना है। तो निविदा इस हिसाब से बहुत सरल हो जाती है आपके। ठीक है। और नीचे जो अधिकारी इसको प्रेषित कर रहा है उसका नाम, उसका पदनाम और उसका हस्ताक्षर आ जाएंगे। ठीक है। फिर विज्ञप्ति हमने उस पर बात कर ही ली। फिर वही आपकी निविदा। ठीक है। निविदा संख्या हमेशा लिखनी होती है, शर्तें लिखनी होती है, और आपको कार्य का क्या करना है? एक सारणी बनाकर विवरण देना होता है। उसमें पहला आपके कार्य का नाम आ जाएगा, फिर अनुमानित जो लागत है वह आ जाएगी कि इस कार्य में कितनी लागत आने वाली है। फिर आ जाएगी धरोहर राशि, जो अनुमानित राशि की लगभग 2% होगी। लगभग कितनी होगी? 2% होगी। उसके बाद में निविदा शुल्क लिख दिया जाता है। ठीक है।
चलो आज की क्लास हो गए पूरे प्रश्न। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।